हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम प्रत्येक दिन आपकी सीटेट साइंस पेपर 2 की क्लास लेकर आते हैं। जो सारे क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर हम आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर आते हैं भाई। एक एक क्वेश्चंस का भाई आपका पूरा का पूरा ऑप्शन को एक्सप्लेन कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए एक बार। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की कोई किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत परपेंडिकुलर आपतित होती है, तब परावर्तित किरण की दिशा क्या होगी। तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मल टू अ सरफेस। तो कैसी रहेगी? उस पृष्ठ के समांतर रहेगी, पृष्ठ के लंबवत रहेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर पृष्ठ के साथ न्यून कोण पर मतलब एट एन एक्यूट एंगल विद द सरफेस, या फिर आपका पृष्ठ के साथ अधिक कोण पर, इसका मतलब एट एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द सरफेस। बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए मेरे बच्चों, आपको पता है कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पर कोई भी नॉर्मल होगा, और नॉर्मल पे कह रहा है लाइट भी कैसे डाली जा रही है, जिस नॉर्मल है इसी के हिसाब से क्या है, कोई भी रे डाली जा रही है। और क्या कह रहा है भाई, आपतित कौन है, मतलब कि इंसिडेंट रे है। तो भैया इंसिडेंट रे इसी एंगल से डाली जा रही है। तो जब इसी एंगल से इंसिडेंट रे को डाला जाएगा, आपतित किरण को डाला जाएगा, तो परावर्तित कौन भी क्या रहेगा मेरे बच्चा, इसी ही एंगल पर चली जाएगी वापस। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मतलब पृष्ठ के लंबवत रहने वाली है भाई। ध्यान रखना है, यदि इस 90 डिग्री एंगल से, यदि ऐसा होता कि भाई आपका कोई भी रे है और उसको डाला जाता है किसी एंगल से, जैसे मान चलिए कोई भी नॉर्मल है, यदि उसको 30 डिग्री के एंगल से डाला जाएगा, ये एंगल कौन 30 डिग्री का है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। तो बच्चा इस पर आने पर इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, और कितने डिग्री का एंगल बना करके, 30 डिग्री का एंगल, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। परंतु इसमें 90 डिग्री एंगल से बोला, ये लिखा हुआ है लंबवत आपतित होती है। तो बच्चा परावर्तित कोण जो होगा या किरण जो होगी किसको होगी, पृष्ठ के लंबवत ही रहने वाली है। इसका राइट आंसर जो बनेगा भाई, बी राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया आपके सीटेट के पेपर में। समझिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन करना है भाई। तो देखिए भाई, एक बार अभिकथन है, इस अभिकथन को, असर्शन को पढ़ना है भाई। कहता है एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है भाई, जिससे आप ऐसे खेलते हैं ना, गोटियां होती हैं और कैरम बोर्ड जो होता है ऐसे मारते हैं, उस पर चोट मारते हैं, और बाकी की जो होती हैं। तो बच्चा तब उसकी बहन ने कैरम की प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डाला। टेल्कम पाउडर क्या होता है, जो उसकी स्पीड है ना, फ्रैक्शन को कम करने का काम करेगा, है ना, पाउडर डालते हैं, आपने देखा होगा, खेलते हैं। तो ये तो अभिकथन हो गया। अब सुनिए कारण, सुनिए कारण आर है। कहता है कि जो टेल्कम पाउडर होता है कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। अच्छा जी, घर्षण को, फ्रैक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बात गलत होती है, क्योंकि यदि फ्रैक्शन को बढ़ाता तो भाई साहब उस पर टेल्कम पाउडर डाला ही क्यों जाता, पहले ऑलरेडी फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए उसमें उस पाउडर को डाला जाता है। नॉर्मल पाउडर जो होता है ना, आपका डर्मी डर्मी कूल वाला जो आता है, उसको लगा, उसको भी डाल सकते हो। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसमें क्या है भी, कौन सा कौन सा कथन सही है गलत है। तो सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सी बात गलत है, मतलब आपका अभिकथन ए वाला और कारण आर वाला, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो देखिए, ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड का है इसने कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए सी ऑप्शन, देखिए ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और ए एंड आर जो होंगे दोनों क्या है, असत्य है। तो देखिए मेरे बच्चों, आपको पता है ये बात तो बिल्कुल सही होती है, कारण जो आर वाला है, कौन से वाला, ये वाला तो बात गलत होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्राइकर घर्षण को क्या बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये कह रहा है भाई ये बात सही है, उस लड़के ने जब देखा था कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है, क्योंकि उसकी बहन ने उस पर क्या डाला है, पाउडर डाला है। तो बच्चा ये बात तो सही होती है बिल्कुल, मतलब पहला पॉइंट तो सही है, ये बात गलत सिद्ध होती है। तो देख लीजिए, ये एक कथन सही होना चाहिए और बी वाला क्या हो चाहिए, गलत। तो मेरा चाहिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कहा है इसमें ए कथन जो है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा भाई सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर बनेगा। सभी बच्चे इन चीजों को ध्यान दीजिए, पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आपका पेपर आता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। प्रीवियस क्वेश्चन से भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है
कि भाई कोई व्यक्ति गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। व्याधि मतलब एक कोई बीमारी है, आपने सुना होगा गोइटर, गलखंड या गलघेंटुआ जो रोग होता है ना, गलघेंटुआ गोइटर जो बीमारी होती है, गलखंड बोल दो, गलघेंटुआ बोल दो, ये बीमारियां होती हैं। तो देखिए इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। गोइटर बीमारी हुई है, किस ग्रंथि के काम ठीक नहीं करने के कारण ये गोइटर बीमारी हुई है। तो देखिए दोस्तों, वो एड्रिनल ग्रंथि है जिसको हम अधिविक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिविक्र ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, वो अधिविक्र ग्रंथि है। या फिर आपका पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय है, या पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि इज अ मास्टर ग्रंथि। और थायराइड मतलब कि जो आपके गले के अंदर होते हैं। तो सुनिए भाई, बता देता हूँ। पीयूष ग्रंथि तो होती है मेरे दोस्तों ब्रेन में। किस में होती है? ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में होती है। थायराइड जो होती है ये होती है गले में। ठीक है जी। और अग्नाशय जो होता है पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज जो होता है आपका, हम ये कह सकते हैं आपके पेट के अंदर होती है, मतलब भीतर इंटरनल ऑर्गन है पेट के अंदर। और एड्रिनल जो होती है अधिविक्र ग्रंथि, ये होती है किडनी के ऊपर। समझिए, किडनी के ऊपर। ठीक है, अधिविक्र ग्रंथि है जो उडो लडो करो मरो हार्मोन्स निकलता है। तो ध्यान रखना है, जो गलखंड बीमारी होती है ना, ये थायराइड ग्रंथि के काम ठीक न करने के कारण ये गलखंड या गलघेंटुआ रोग होता है। सुनिए क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थाइरोक्सिन। कौन सा निकलता है? एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। किससे? आपके इस गले वाली ग्रंथि थायराइड से। तो थायरोक्सिन हार्मोन पूर्ण रूप से ठीक रूप से नहीं निकलेगा तो आपको गलखंड या गलघेंटुआ रोग हो जाएगा। इसमें रेस्पॉन्सिबल जो होता है बेटा आपका मेरे दोस्तों, वो आयोडीन भी होता है। मेरे भाइयों क्या होता है? आयोडीन युक्त आप नमक खाते हो ना, तो आयोडीन भी बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है थायराइड ग्रंथि को ठीक ठाक चलाने के लिए, है ना, अच्छे से फंक्शन करने के लिए। तो ध्यान रखना है, हम ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि की कमी से भैया थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा। और जब थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो भाई आपको कौन सा? गलखंड। ठीक है जी, गलखंड, गलघेंटुआ, ठीक है, गलघेंटुआ या आपका गोइटर बीमारी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाइयों वो डी इसका राइट आंसर बनेगा। अधिविक्र ग्रंथि जो किडनी के ऊपर पाई जाती है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, ये क्या करती है? एक तो बीपी को कंट्रोल करती है, बीपी को कंट्रोल, है ना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का जो काम करती है वो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहते हैं भैया, इससे निकलता है ओडो लडो, क्या कहते हैं इसको? ओडो लडो, या हम कह सकते हैं करो मरो। ओडो लडो करो मरो हार्मोन्स निकलने का जो काम करेगी ये यही करती है बेटा। जिसको हम बोलते हैं भैया क्या भैया? फ्लाई एंड फाइट, फ्लाई एंड फाइट, या फिर डू एंड डाई। ये सारी जो चीज करती है वो कौन करती है मेरे बच्चों? आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड्स कहा जाता है। तो भैया ध्यान रखिए। और ब्रेन जो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन के अंदर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। समझ में आया होगा इसका आंसर क्या होगा? थायराइड। तो बच्चा थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स कम लेके लेगा तो गलखंड या गलघेंटुआ रोग हो जाता है। राइट आंसर डी बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। समझिए क्या कहता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, मतलब कि जो तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, जो टिमटिमाते हैं किसके कारण होता है ऐसा? एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग मतलब वायुमंडलीय प्रकीर्णन, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, या फिर आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना है, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर बनेगा? देखते हैं बच्चों क्या राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है भाई आपका। वायुमंडलीय अपवर्तन हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये सीधा सीधा फंडा तो जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है भैया? इसमें मीडियम चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये चीज मैंने फंडा बता भी रखा होगा। ये नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल डाला गया है। यहाँ पर मीडियम कैसा लगा लो, ये आपका रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम को विरल माध्यम बोलते हैं। तो कोई भी लाइट विरल माध्यम से, ये नीचे वाला एरिया है सघन माध्यम है। सघन मतलब यहाँ मान लो पानी भर रखा है, नीचे तो सघन हो जाएगा, ऊपर हवा है। क्या है? ऊपर भर रखी है हवा, और नीचे क्या है मेरे दोस्तों? पानी है। तो जब कोई लाइट सीधी ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, कैसे? ऐसे सीधी लाइट आ रही है, ये सीधी ना जा करके अपने पथ से विचलित होकर और किस ओर झुक जाती है? इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, एंगल आई होता है ये, और ये क्या होता है? एंगल
आर। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब कोई भी लाइट किससे रेयर टू डेंसर जाएगी, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो बच्चा जो लाइट होगी वो अपने पथ से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। तो इसका मतलब कह सकते हैं एंगल आई जो होता है वो बड़ा होता है एंगल आर से। कहने का मतलब ये हो गया। तो भैया वायुमंडलीय अपवर्तन कह दो या प्रकाश का अपवर्तन के कारण भैया तारे टिमटिमाते और सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा भैया पानी के अंदर, गिलास के अंदर आपने कोई 5 का सिक्का डाल रखा है, वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या आपने देखा होगा मछली जो होती है पानी के अंदर पड़ी हुई होती है, तो वास्तविकता से अपनी गहराई से ऊपर उठी दिखाई देती है, क्योंकि आप देख रहे हो रेयर मीडियम से डेंसर में देख रहे हो, तो भैया अपने पथ से क्या है इमेज विचलित होती है। या आपने कभी देखा होगा कांच का गिलास लेना, उसमें पानी भर लेना, उसके अंदर पेंसिल डाल के देखना भाई, आपको पेंसिल जो होगी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो बच्चा ये सारे कंडीशन जो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, और यही कारण होता है तारों का टिमटिमाना। समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे तरफ। और यदि यहाँ पर डेंसर टू रेयर जाएगा तो ये अविलंब से क्या आ जाएगी, दूर हट जाएगी। इसका मतलब इधर चली जाएगी यदि एक मीडियम चेंज कर दें। यहाँ पर आप क्या कर दें, डेंसर कर दें, और यहाँ कर दें रेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, समझिए एक वस्तु को घर्षण रहित मेज पर रखा गया, मतलब वहां पर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन लेस है। क्या है, मतलब वहां पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन लेस, फ्रैक्शन तो है ही नहीं। यदि इसे थोड़ा धक्का दिया जाए, मतलब आप फ्रैक्शन लेस है, वहां पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, और आप उसको हल्का सा फोर्स मार दें, तो बच्चा फोर्स मारने पर क्या होगा, तो क्या होगा, हमेशा के लिए स्थिर रहेगी वो वस्तु, हमेशा के लिए स्थिर रह जाएगी, रिमेन एट रेस्ट फॉर एवर। धीमा हो जाएगा या अंततः रुक जाएगी, मतलब स्लो डाउन हो जाएगी या इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी, या फिर स्थिर गति से चलता रहेगा, मतलब कि कीप मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो एक लगातार स्पीड के साथ चलती रहेगी, या हमेशा के लिए त्वरित होगी। आपको पता है जितने भी चीजें होती है ऑब्जेक्ट इस संसार में, विदाउट फ्रैक्शन के कोई भी नहीं चलता। यदि आप सड़क पर चल रहे हो तो फ्रैक्शन के माध्यम से चलोगे, गाड़ी चले, मोटरसाइकिल चले, जो भी होगा, तो फ्रैक्शन का होना बहुत जरूरी है आपको मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो फ्रैक्शन तो होता ही है, तो मेरा बच्चा ध्यान रखना है। पर ध्यान रखना है, आप ऐसे समझ लीजिए, मान के चलो आपने कभी स्केटिंग की होगी, आपने तो नहीं किया, चलो तो मान के चलिए, और एक व्यक्ति स्केटिंग करता है इस बर्फ पर, है ना, और बर्फ पर जो होता है फ्रैक्शन कम होता है, फ्रैक्शन कम होने की वजह से जो व्यक्ति होता है भाई साहब, वो क्या करता रहता है भैया, चलता रहता है ना हमेशा, क्योंकि भाई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन कम होने की वजह से इंसान क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, फिसलता रहेगा, उस पर ध्यान रखना है। तो यही बात की गई है, इसका राइट आंसर होगा स्थिर गति से चलता रहेगा, है ना। क्या आंसर बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए, बिल्कुल पेपर के चुनिंदा क्वेश्चन हैं भाई आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द इंसुलिन, मतलब कि शरीर के किस अंग से इंसुलिन के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब इंसुलिन एक क्या है भाई, आपका इंसुलिन मेरे दोस्तों, इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन्स है ना, इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन्स है, और जो कहाँ से निकलता है ये भी आप बताएंगे। यही चीज पूछी गई है, जिगर मतलब लीवर से, अग्नाशय पैनक्रियाज से, ठीक है, या फिर आपका मूत्राशय मतलब गॉल ब्लैडर से, या फिर किडनी से। बताइए किससे आपका इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। बिल्कुल बहुत शानदार आपका राइट आंसर आया है, अग्नाशय से निकलता है, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना है, ये पैनक्रियाज जो होता है ये आपका मिक्स ग्लैंड्स है। कैसी ग्लैंड्स है, मिक्स ग्लैंड्स है, मतलब कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है मेरे भाइयों, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, और यहीं से आपका क्या निकलता है मेरे भाइयों, यहीं से आपका निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन्स। और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से यदि आपकी इसकी डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो आपको रोग कौन सा हो जाता है, मधुमेह, या फिर आपका क्या हो जाता है, आपका डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज रोग हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, तो डायबिटीज जो रोग होता है किसी कमी से होता है, आपका मधुमेह, या हम कह सकते हैं इसको शुगर, है ना, या शुगर कह दो या मधुमेह कह दो, ये आपका जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होगा। और इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, यह हम कह सकते हैं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी, सुन लेना, एक तो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और एक मिश्रित ग्रंथि होती है। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपसे पूछने लगे, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो मिक्स ग्लैंड जो होती है, वो अग्नाशय होती है, पैनक्रियाज होती है। इससे ही इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से आपको कौन सा डिसीज हो जाती है, आपकी हो जाती है मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है। और इसके खोजकर्ता आपसे पूछने लगे इंसुलिन के, तो वो कहे जाते हैं भैया बेटिंग बेस्ट। कौन है, बेटिंग और बेस्ट,
बेटिंग बेस्ट नाम के दो व्यक्ति हुए, इन्होंने इसकी खोज करी थी। चलिए आगे तरफ चलते हैं भाई, ये चीज़ समझ में आई होगी। जिगर जो होता है लीवर, इसको लीवर कहते हैं बेटा। 1.5 kg का इसमें वजन होता है, और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी यदि बाह्यस्रावी ग्रंथि की मैं बात करता हूं तो यही होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सा? लीवर होता है। गॉल ब्लैडर भाई, इसमें यूरिन आपका इकट्ठा होता है ना। गॉल ब्लैडर जो होता है, वैसे ये पित्ताशय होता है गॉल ब्लैडर, ये मूत्राशय नहीं होता है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर जो होता है पित्ताशय होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किडनी। किडनी जो होती है ब्लड को फिल्टर करती है। क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम, ब्लड को छानने का जो काम करती है, ब्लड को फिल्टर जो करती है वो किडनी करती है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन को लिखते रहिए, समझते रहिए और बढ़ते रहिए आगे तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा शानदार। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब कि इनमें से लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। इसको लीवर बोलते हैं बेटा यकृत। क्या बोलते हैं? जिगर जो है ना, जिगर। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया तेरे अंदर जिगर है, मतलब जिगर पर किस पर? दिल पर चले जाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर जिगरा है भाई साहब, मैं इससे लड़ जाऊंगा, मैं इस काम को कर दूंगा। जिगर का मतलब ऐसे यकृत होता है। जिगर कभी भी हृदय पर मत जाना, तो ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा जिगर का कारण नहीं है, हृदय का कारण नहीं है? तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, मतलब कि रक्त शर्करा का विनियमन करता है आपका लीवर, या फिर आपका एंजाइम सक्रियन करता है, मतलब कि एंजाइम एक्टिवेशन करता है, या फिर आप डिटॉक्सिफिकेशन करता है, या फिर आपको प्रजनन करता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन करता है। बताइए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है आपका, है ना। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए, जिगर लीवर। तो सही आंसर है बेटा, इसमें क्या कार्य नहीं है, तो सही बात है भाई। प्रजनन क्यों करेंगे भाई साहब? रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसका प्रोसेस है ही नहीं भाई इसके अंदर। तो मेल फीमेल के अंदर, मेल एंड फीमेल के अंदर की मैं बात करता हूं, तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का तो पार्ट ही नहीं है। ये आपका ओवम बोलता है ना, या स्पर्म बोलता है ना, या आपका क्रोमोसोम से कुछ बोलता है ना, क्रोमोसोम्स बोलता, या आपका कुछ डीएनए बोलता है ना, या फिर आपका आरएनए बोलता, ठीक है जी, या आपको कुछ भी बोलता, मतलब इनमें से कोई बात बोलता तो मानते, परंतु प्रजनन कोई प्रोसेस नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, प्रजनन के कार्य में, मतलब प्रजनन में लीवर कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। लीवर खुद एक होती है सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो भैया क्या निकालने का काम करेगी। जो लीवर होता है ना, स्पेशल लीवर मेरे दोस्तों क्या काम करता है? ये बाइल जूस निकालता है। क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है, जिसको हम बोलते हैं भैया पित्तरस। क्या बोलते हैं? पित्तरस बोला जाता है। ये कौन निकालता है? आपका लीवर निकालने का काम करेगा। और बाइल जूस जो होता है ये एक कैसा है? एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब ये बेसिक प्रवृत्ति है, बेस होता है ये। कौन? आपका जो बाइल जूस होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.7। तो ये हम कह सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब समझिए, मतलब जब इंसान कोई भी जहर खा लेता है तो भैया हम कह सकते हैं उसकी पहचान जो की जाती है, भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस कारण हुई है, वो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति के किसी भी ज्यादा मात्रा में होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। हमेशा लीवर जो होता है ऐसा काम करता है, किसी भी चीज की शरीर के अंदर मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, या विटामिन की बढ़ जाए, वसा की बढ़ जाए, है ना, या फिर आपकी कोई भी चीज की मात्रा बढ़ती है, तो लीवर उसको स्टोर करने का काम करेगा। तो बेटा एंजाइम सेक्रेशन, बिल्कुल एंजाइम निकालने का काम करेगा। बाइल जूस एक एंजाइम हम कह सकते हैं। इसका मतलब रक्त शर्करा का विनियमन करता है, बिल्कुल करेगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, तो इसका राइट आंसर होगा प्रजनन नहीं करता भाई। कौन सा? रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लीवर, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को ही कहा जाता है। चलिए, और लीवर जो होता है एक क्या है? ट्रांसप्लांट ऑर्गन है। कैसा है? ट्रांसप्लांट ऑर्गन होता है। इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको फिट किया जा सकता है। और भाई साहब कहते हैं इसकी सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन पावर होती है ना, रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर का मतलब होता है, मतलब इसके 5 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, ये कुछ समय बाद अपना पूरा रूप ले लेता है, अपना पूरा निर्माण कर सकता है। मान के चलिए आपके अंदर लीवर टकाटक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, परंतु किसी आपके रिलेटिव को कोई समस्या हो जाती है, उसको लीवर प्रॉब्लम है, तो आप उसको लीवर को डोनेट कर सकते हो कुछ हिस्सा। जैसे आप कुछ हिस्सा उसको डोनेट करोगे तो आपका जो कम हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा, और उसका जो कम दिया आपने वो भी क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद पूरा हो जाता है। तो कहते हैं सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर जो होती है किसकी होती है मेरे बच्चों? लीवर की होती है, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है हेपेटिक सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। कहता है भैया इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स। कहता है कि वसा का शरीर के किस अंग में पाचन शुरू हो जाता है? माउथ से, स्टोमक से, डेड्यूनम से, या फिर इंटेस्टाइन से। मतलब मुंह से पाचन होता है, पेट से, डेड्यूनम से, या फिर आंत से। वसा का पाचन पूछ रहा है, ना कि प्रोटीन का। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे और गलतियां करेंगे, तो ध्यान रखना है। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपकी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, यहां से आपका पाचन शुरू होता है भैया। किसका? आपके किसका? फैट का। फैट मतलब वसा, वसा मतलब लिपिड्स, लिपिड्स भी इसको बोलते हैं।
तो ध्यान रखिए भैया, वसा का और लिपिड्स का या फैट का जो पाचन होता है वो छोटी आंत से होता है। छोटी आंत का एक भाग होता है डेड्यूनम। क्या होता है? डेड्यूनम पार्ट है। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके? छोटी आंत के। तो वसा का पाचन वही होता है। हम कह सकते हैं भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स फूड होते हैं सारी कुछ होते हैं उनका सभी का एब्जॉर्बेशन जो कर लेता है वो छोटी आंत के अंदर किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। ठीक है, मुंह से पाचन जो होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है किसका बेटा? आपका ध्यान रखना, आपका पाचन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करेगा। तो ध्यान रखना है, टाइलिन जो होता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो होता है शुरू कहां से हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होता है स्टार्च, और स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को माल्टोज में जो तोड़ देता है, स्टार्च को माल्टोज में जो तोड़ता है भैया, वो एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? एक टाइलिन एंजाइम होता है। तो वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। पेट में जो पाचन होता है, जो आपकी स्टोमक होती है, स्टोमक ग्लैंड्स होती हैं, स्टोमक ग्लैंड्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, ये पाचन करती हैं प्रोटीन का। किसका पाचन करती हैं? प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई क्या? बिल्कुल सी राइट आंसर बनेगा। वसा का पाचन जो होता है वो डेड्यूनम, इसका मतलब छोटी आंत से पाचन हाँ शुरू होता है, या फिर हम कह सकते हैं वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए भाई। जवाब देते रहें, इसी प्रकार मेहनत करते रहें, प्रत्येक हमारे हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़िए, और बहुत शानदार तरीके से हम आपको चीज़ों को कराएंगे भाई। साइंस की जितनी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व कराएंगे। कोई भी और भी समस्या होती है आप बता सकते हैं, वही टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण नहीं है भाई? एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स का? माल्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लाइकोजन है, या फिर ग्लाइसिन है? बताइए क्या होगा? माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन या फिर ग्लाइसिन? तो बच्चा देखिए, माल्टोज भी क्या है? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रक्टोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लाइकोजन भी क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों ध्यान रखना है, जो ग्लाइसिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये तो मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? ये एक प्रकार से प्रोटीन है, एक प्रोटीन का भाग है। मतलब हम कह सकते हैं प्रोटीन है। और प्रोटीन भी कौन सा होता है आपका? सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है ना प्रोटीन, तो सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है। एज हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा सिंपलेस्ट प्रोटीन में जैसे आप कह सकते हैं अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं भैया ग्लाइसिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे क्या है, हम सिंपलेस्ट प्रोटीन हम किसको कह सकते हैं? साधारण प्रोटीन कह सकते हैं। जैसे आपका अमीनो एसिड होता है, 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चा, ये क्या होते हैं आपके? आपके क्या है मेरे बच्चों? आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स भी कौन से होते हैं मेरे बच्चों? ये होते हैं आपके डाइसैकेराइड या फिर आपका पॉलीसैकेराइड। तो ध्यान रखना है, ये भी कौन सा है? कौन सा है आपका? मोनोसैकेराइड नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। तो इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है? ग्लाइसिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। समझिए, बहुत शानदार, गजब, बहुत अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं। लगे रहे भाई, एक क्वेश्चन से बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको बता के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइए। तो हीमोग्लोबिन का संबंध किससे? त्वचा से। विटामिन सी का संबंध शकरवी से, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का संबंध आलू से, और फैट का संबंध मक्खन से। इनमें से भैया नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा वो बताना है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शकरवी होती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं विटामिन सी की कमी जो होती है वो उससे क्या होता है? आपकी शकरवी बीमारी होती है। और विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा करेंगे भाई? खट्टे फल खा करके। खट्टे फल खा लो, या फिर आपको खट्टे फल जो भी है, नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी जो खाना आपको, आंवला। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बिल्कुल हम कह सकते हैं आलू। आलू में क्या होता है भैया? स्टार्च होता है। आलू के अंदर क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। बिल्कुल सही बात है। फैट जो होता है भैया, फैट जो लिपिड्स मिलता है, फैट वसा, भैया वसा जो मिलता है, सही बात है, किससे मिलता है? मक्खन से तो मिलता है। तेल, ऑयल, फैट जो फैट मिलता है, तेल से, ऑयल से, मक्खन से फैट मिलता है। इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या होगा? हीमोग्लोबिन, त्वचा। तो हीमोग्लोबिन का संबंध त्वचा से नहीं होता। हीमोग्लोबिन का जो संबंध होता है वो किससे होता है भैया? आरबीसी से होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स। रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वालक जो आपकी मेथी वगैरह खाते हो, है ना, कद्दू वगैरह, तोरई जो खाते हो आप, उन सभी से आपको क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इससे मिलेगा, गुड़ से भी हीमोग्लोबिन मिलता है। परंतु ध्यान रखना, त्वचा का संबंध बिल्कुल नहीं होता है। तो त्वचा में तो मेलानिन पाया जाता है, परंतु हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई ए। ये मिस मैच है, बाकी के मैच करते हैं। चलिए, बिल्कुल आलू के अंदर स्टार्च होता है बच्चा, बिल्कुल ध्यान रखना, आलू के अंदर स्टार्च होता है। या हम कह सकते हैं शकरकंदी के अंदर भी क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च हम कह सकते हैं, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं। बिल्कुल ये कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। कैसा है?
पॉलीसैकेराइड है ना, कौन सा है, पॉलीसैकेराइड, इसका मतलब पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मशरूम आर कैन बी, मतलब मशरूम जो हो सकता है क्या हो सकता है भाई, मशरूम क्या है, एक ऑटोट्रॉपिक है मतलब स्वयंपोषी है, सिम्बायोटिक्स है सहजीवी है, पैरासिटिक्स है परजीवी है, या फिर सैप्रोट्रॉपिक्स या फिर मृतोपजीवी है। बताइए क्या होता है। आपको पता होगा मशरूम जो उसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा ये सांप की छतरी, सुना होगा अपना, सांप की छतरी है, सांप की छतरी ना, सांप की छतरी हम कह सकते हैं। या मशरूम की तो भैया सब्जी बनाई जाती है, मशरूम एक सब्जी के तौर में भी यूज करते हैं ना, सब्जी में यूज करते हैं मशरूम को वैसे हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोला जाता है, कुकुरमुत्ता बोला जाता है, कुकरमुत्ता है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कुकरमुत्ता बोलते हैं। तो बच्चा आपको पता है ये गली सड़ी जो चीज़ें होती है वहां पर पाया जाता है ना, कूड़े पर हो सकता है, भुस जो होता है कूड़ा करकट वगैरह वगैरह पर आपका क्या होता है, कवक होता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, मशरूम। और मशरूम एक प्रकार से क्या होता है मेरे बच्चों, कवक होता है, क्या होता है, कवक होता है। कवक को क्या बोलते हैं भैया, आपको हम बोल सकते हैं फंगई, क्या होता है, ये फंगई होता है। तो ध्यान रखिए, तो फंगई होता है आपका कौन, आपका फंगई होता है आपका कौन, मशरूम। तो बच्चा देखिए, स्वयंपोषी स्वयं तो भोजन बनाता नहीं है, सहजीवी भी नहीं होता है, पैरासिट परजीवी नहीं है, ये क्या होता है, मृतोपजीवी होता है। मतलब कि ये मरे हुई चीजों पर, जो मरी हुई गली सड़ी हुई चीजें होती हैं उन पर पैदा होता है मशरूम। बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, मशरूम क्या होता है, एक मृतोपजीवी है, क्या होता है, सैप्रोट्रॉफिक्स होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा डी। चलिए भैया, स्वयंपोषी पे हम बात करें, स्वयंपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ शैवाल, शैवाल या एल्गी जो होता है, या पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, या प्लांट जो किंगडम होता है ना, वो सभी क्या होते हैं मेरे दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, या हम कह सकते हैं भैया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, पैरासिटिक, जैसे कि आपका जोक होता है ना, जोक होता है, अंबर बेल होता है, अंबर बेल होता है, कसकट्टा जिसको हम बोलते हैं, जोक लीच जिसको हम बोलते हैं, अंबर बेल, जोक अंबर बेल है ना, या जू जो होती है, ये सभी कैसे होते हैं मेरे बच्चों, आपके पैरासिटिक होते हैं। समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा शानदार, और जवाब दीजिए मेरे बच्चों क्या होगा। देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य पहचाना भाई, सत्य नहीं पहचाना। हृदय रक्त को शुद्ध करता है, चलिए, हृदय रक्त से उत्सर्जन अपशिष्टों को अलग करता है, मतलब हृदय जो होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा। हृदय रक्त का संचार करता है, या फिर आपका हृदय रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा, कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक नहीं, सत्य नहीं है, ये देखना विच इज नॉट ट्रू, बताओ विच इज नॉट ट्रू, बताओ कौन सा इनमें से ठीक नहीं है। तो बच्चा देखिए, हृदय रक्त को शुद्ध करता है, तो बात गलत हो गया। हृदय को तो शुद्ध कौन करती है भैया, किडनी करती है। अरे रक्त को शुद्ध कौन करती है, किडनी तो करती है, हृदय थोड़ी नहीं करता है। हाँ, हृदय रक्त से उत्सर्जन अपशिष्टों को अलग करता ना भैया, अपशिष्टों को ये उत्सर्जन नहीं करता भाई। रक्त को शुद्ध करने का, फिल्टर करने का किडनी काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं यदि यहाँ लंग्स होता तो भी मान लेते। लंग्स जो होता है भैया ब्लड से क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को उसके अंदर डालता है। कौन, लंग्स जो फेफड़े होते हैं। हृदय रक्त का संचार करता है, हार्ट सर्कुलेशन ब्लड, हाँ बिल्कुल ये बात सही है भाई, ये बात तो सही होती है। हार्ट ब्लड को पंपिंग करता है, सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है। हृदय रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता नहीं भाई, ये बात गलत हो गया। हृदय रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो करता है भैया वो कौन करता है, लंग्स करता है। इसका देखिए लिख लिया, लंग्स करता है। तो मेरे बच्चों इसमें जो गलत गलत है, ए वाला गलत है, मतलब पॉइंट 1, पॉइंट सेकेंड और पॉइंट थर्ड, ये 3 पॉइंट गलत होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ढूंढ लीजिए, फर्स्ट सेकंड और हाँ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, क्योंकि थर्ड वाला तो ये रहा ना। हाँ तो बच्चा ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो राइट आंसर होगा बी। बिल्कुल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो होते हैं ये बात गलत होती है, बिल्कुल सिद्ध गलत होती है। क्योंकि हृदय जो होता है, हृदय का काम होता है पंपिंग करना, और हृदय का अध्ययन आपसे पूछने लगे, स्टडी ऑफ हार्ट आपसे पूछने लगे, तो हार्ट होती है मेरे दोस्तों कार्डियोलॉजी। क्या होती है, कार्डियोलॉजी होता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी होता है। हृदय का वेट जो होता है भैया वो होता है 280 से 300 ग्राम। हृदय का वेट जो होता है 280 से 300 ग्राम होता है। हृदय में 4 वाल्व होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं मेरे बच्चों, चैम्बर होते हैं, 4 वाल्व 4 चैम्बर। चलिए बहुत शानदार मेरे बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी प्रकार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्क वैक्सीनेशन इज इजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फॉर्म। देखिए सॉल्क टीकाकरण की प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तो किसके लिए लगाया जाता है भैया, ये टीकाकरण लगाया जाता है किसके लिए, पोलियो के लिए, कॉलेरा के लिए, हैजा के लिए, स्मॉल पॉक्स चेचक के लिए, या फिर ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग, टीबी जिसको हम बोलते हैं, टीबी, इसको टीबी बोलते हैं ना भाई, इसको टीबी होगा, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको। बताइए तो सॉल्क टीका, आपको एक याद होगा, एक व्यक्ति होते जॉन ई सॉल्क, क्या नाम है,
जॉन ई सॉल्क इनका नाम था, जिन्होंने पोलियो की खोज करी थी। किसकी? पोलियो के टीके की, पोलियो का टीका। तो पोलियो के टीके का जो खोज करता है जॉनी सॉल्क है। इन्होंने अपने नाम पर ही सॉल्क टीकाकरण किया था, सॉल्क। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या? पोलियो। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा पोलियो जो है उसका टीका नाम है सॉल्क टीकाकरण। और चेचक जो होता है वो कौन है भैया? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो हैं वो आपके किसके खोजकर्ता कहे जाते हैं? चेचक के टीके खोजकर्ता है भाई, ध्यान रखना है। चलिए बहुत शानदार। तो सॉल्क टीकाकरण प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है भैया, किसके लिए? पोलियो से रोकथाम के लिए। बिल्कुल शानदार। तो जिसको पोलियो हो जाए उसको सॉल्व उड़ा लेना, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है बहुत दिनों से। चलिए बिल्कुल शानदार, इसका जवाब होगा भाई क्या? चलिए चले भाई आगे की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पौधों में भोजन के परिवहन से जुड़ा है भाई। पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक, इज एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। कौन करता है प्लांट्स के अंदर भोजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है, लाना ले जाना कौन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, या फिर आपका क्या करता है? एयर कीमा करता है। बताइए कौन करता है पौधे के अंदर भोजन का परिवहन? भोजन का और पानी का परिवहन जो करता है कौन कौन करता है बताइए। तो भोजन का जो करता है मेरे दोस्तों कौन करता है? फ्लोएम करता है। बिल्कुल भैया आपको पता है जो भोजन बनता है वो कहाँ पर बनता है? पत्तियों में। कहाँ पर बनता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में, लीव्स में क्या बनता है? भोजन बनता है। और लीव से जो आपका तना हो जाए, हैं ये तना हो जाए, या आपका क्या हो जाए? टहनी हो जाए, या फिर आपका जड़ हो जाए, इन सभी में जो भोजन को ले जाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। याद करने का तरीका होता है फै से फल, फल एक भोजन है और फल को जो लेकर जाता है फ्लोएम लेकर जाता है। भोजन जो बनता है पत्तियों में बनता है, क्योंकि पत्तियों में होता है भैया आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण जो होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लस में सूर्य का प्रकाश, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में ये अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा। जाइलम जो होता है ये क्या करता है? जल को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जल को पेड़ पौधों तक पहुंचाना, पेड़ पौधों तक पहुंचाना मतलब कि जड़ों के माध्यम से जल जो जाता है वो जाइलम लेकर आता है मेरे बच्चा। ये टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा बी इसका। तो भोजन को कौन लेकर जाता है? फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम दोनों भाई भाई हैं। तो फ्लोएम जो होता है पत्तियों से भोजन को लेकर जाता है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक, और जो जल को लेकर जाता है वो लेकर जाता है आपका जाइलम पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 समझिए भैया। ये आपका असरसंस है, अभिकथन है। लार में पेप्सिन एंजाइम होता है, ये कह रहा है भाई अभिकथन में, है ना। और उसके बाद कह रहा है ना, सलाइवा कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम। चलिए लार में आपका कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम। रीजन दे रहा है भाई कथन, इसका रीजन कारण क्या है? पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स। जो पेप्सिन होता है वो लिपिड्स का पाचन करता है। मतलब लिपिड्स को भैया क्या बोलते हैं? लिपिड्स का मतलब होता है वसा, वसा का मतलब होता है फैट, है ना। तो ये लिपिड्स एक ही बात है, आप लिपिड्स बोल दो, वसा बोल दो, फैट बोल दो, एक ही बात है। तो देखिए अभिकथन में तो कह रहा है लार पेप्सिन एंजाइम, लार में पेप्सिन एंजाइम होता है। और कारण में कह रहा है पेप्सिन जो होता है लिपिड्स का पाचन करता है। सारी बात गलत होगी। तो देखिए मेरे बच्चों सुनिए, एक बात समझिए। तो कथन सही है, कथन सही है, और कथन जो है गलत है। कथन और कारण दोनों गलत हैं या सभी सही है। देखिए आपको पता है ना लार में, तो लार में पेप्सिन एंजाइम होता है ना। ना लार में पेप्सिन का होता है, लार में तो भैया आपका टाइलिन होता है। लार में तो टाइलिन होता है, टाइलिन होता है या फिर लाइसोजाइम होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, ये तो दो एंजाइम ये होते हैं। तो ये दो एंजाइम होते हैं लार में। तो ये बात तो गलत सिद्ध होती है भाई, क्योंकि आपको पता है टाइलिन करता है भैया, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, लाइसोजाइम हानिकारक बैक्टीरिया को किल करता है। तो लार में, सलाइवा में तो ये बात गलत होगी सिद्ध, है ना। दूसरी बात समझिए, कहता है पेप्सिन लिपिड्स को पाचन करता है ना। ना पेप्सिन जो होता है मेरे बच्चों, पेप्सिन जो होता है ये कहाँ से निकलता है? देखो आपने सुना होगा रेनिन, है ना। दो एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। तो रेनिन पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन तो पाचन करता है प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, है ना। प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करेगा। किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन में तोड़ता है ना। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है कौन? आपका पेप्सिन एंजाइम। तो ये बात गलत सिद्ध होती है। और टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। और पेप्सिन तो भैया तो गलत बात सिद्ध हो रही है ना दोनों। तो देख लो मेरा बच्चा, ये बात में लिख दिया। टाइलिन में तो टाइलिन लाइसोजाइम तो लार में होते हैं, और भैया पेप्सिन जो होता है ये तो आपका प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन निकलता कहाँ से?
पेप्सिन तो भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, पेट से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां, है ना, पेट से, पेट में होती हैं। तो बच्चा ये दोनों बात गलत होती है, अभिकथन भी गलत है, कथन भी गलत है, कारण दोनों ही गलत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों क्या, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस किए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़े मजेदार क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए प्रत्येक दिन आप हमारे साथ जुड़िए। हम बहुत शानदार तरीके से आपको, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक शानदार तरीके से चीज़ों को आपको कराने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।